जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, निश्चित ही यहां से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। खाद्य श्रृंखला में कौन सबसे निचले स्तर पर होता है? आपको बताना है खाद्य श्रृंखला में कौन सबसे निचले स्तर पर होता है? उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा क्या? तो उत्पादक इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, इलाहाबाद में, बेंगलुरु में या फिर कर्नाटक में। तो सही उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु में। कहां पर? तो बेंगलुरु इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? मोर, पैगविन, शुतुरमुर्ग या फिर सारस। तो निम्न में से सबसे बड़ा पक्षी जो हो जाएगा ये शुतुरमुर्ग होगा क्या? तो निम्न में से सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग है। चौथा प्रश्न है, नेप्थलीन की गोलियां समय के साथ किस प्रक्रिया के कारण गायब हो जाती हैं? वाष्पन, आशवन, ऊर्ध्वपतन या फिर उत्पादन। तो सही उत्तर होगा ऊर्ध्वपतन। क्या होगा? तो ऊर्ध्वपतन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेप्थलीन की गोलियां समय के साथ किस प्रक्रिया के कारण गायब हो जाती हैं? तो ऊर्ध्वपतन इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप सभी से विनम्र निवेदन है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर हमारे साथ जुड़ जाए। निश्चित ही यहाँ से आपका बहुत ही फायदा होगा। हूबहू प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे। किसी सजीव के रहने के परिवेश को क्या कहते हैं? अनुकूलन, अजैव घटक, आवास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसी सजीव के रहने के परिवेश को क्या कहते हैं? अनुकूलन, अजैव घटक, आवास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा आवास। क्या होगा? तो किसी सजीव के रहने के परिवेश को क्या कहते हैं? तो आवास कहते हैं। ध्यान रखेंगे। छठा प्रश्न है, वह अजैव कारक कौन है जिसके परिणाम स्वरूप भंडारण हानि होती है? जीवाणु, कृतक, नमी या फिर विषाणु। तो वह अजैव कारक कौन है जिसके परिणाम स्वरूप भंडारण हानि होती है? तो सही उत्तर होगा नमी। क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा नमी। ध्यान रखेंगे। सातवां प्रश्न है, अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या कहा जाता है? यकृत ग्रंथि, अवट्टु ग्रंथि, वाहिनी विहीन ग्रंथि या फिर उपयुक्त में से दो। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा वाहिनी विहीन ग्रंथि। क्या? तो अंतःस्रावी ग्रंथियों को वाहिनी विहीन ग्रंथि कहा जाता है। अगला है, निम्न में से किस पौधे में बीज पैदा करने की क्षमता को दो है? यहां पर है कि निम्न में से किस पौधे में बीज पैदा करने की क्षमता को दी है, यानी कि किसने दी है? किस पौधे ने? चमेली, सरसों, आम या फिर अमरूद। तो सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा? ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चमेली। क्या होगा? तो निम्न में से किस पौधे में बीज पैदा करने की क्षमता को दी है? किस पौधे ने बीज पैदा करने की क्षमता को दी है? तो चमेली इसका राइट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस विकल्प का माध्यम दृष्टिगत रूप से सघन होता है? हवा, बेंजीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर वसा। तो निम्न में से किस विकल्प का माध्यम दृष्टिगत रूप से सघन होता है? सही उत्तर होगा बेंजीन। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो निम्नलिखित में से किस विकल्प का माध्यम दृष्टिगत रूप से सघन होता है? तो बेंजीन यहाँ पर सही उत्तर होगा। 10वां प्रश्न है, डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है? जिगर, पेट, गुर्दा या फिर घुटना। तो डायलिसिस की प्रक्रिया जो है ये किससे संबंधित है? जिगर, पेट, गुर्दा या फिर घुटना। तो यहां पर राइट आंसर गुर्दा होगा। क्या? तो डायलिसिस की जो प्रक्रिया है ये किससे संबंधित है? तो गुर्दा से संबंधित है। डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो डायलिसिस की जो प्रक्रिया है ये गुर्दा से संबंधित है। ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। 11वां प्रश्न है, सौर कुकर के अंदर का रंग कैसा होता है? आपसे पूछा गया है कि सौर कुकर के अंदर का रंग कैसा होता है? भूरा, काला, नीला या फिर लाल। तो सौर कुकर के जो अंदर का रंग होता है ये काला होता है। कैसा? तो सौर कुकर के अंदर का जो रंग है ये काला होगा। ध्यान रखेंगे। सौर कुकर के अंदर का रंग कैसा होता है? तो काला होता है। नेक्स्ट है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बताना है कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में या फिर तमिलनाडु में। तो राजाजी जो
उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान, ये स्थित है उत्तराखंड में। कहां पर? तो सही उत्तर होगा उत्तराखंड। याद रखेंगे, कई बार पूछा गया है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन बना? ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन बना? केनिंग, विलियम बेंटिंक, डलहौजी या फिर हार्डिंग। तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय, यहाँ पर प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन बना? तो इसका सही जो उत्तर होगा केनिंग होगा। क्या होगा? तो राइट आंसर केनिंग होगा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, एम गोपाल स्वामी अयंगर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है, इसका सही उत्तर होगा एम गोपाल स्वामी अयंगर। क्या? तो एम गोपाल स्वामी अयंगर इसका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? तो एम गोपाल स्वामी अयंगर। अगला प्रश्न है, नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की इनमें से किस अनुसूची में संशोधन कर सकता है? दूसरी अनुसूची, पहली अनुसूची, तीसरी अनुसूची या फिर छठी अनुसूची। बताना है कि नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की इनमें से किस अनुसूची में संशोधन करना पड़ता है? तो सही उत्तर होगा क्या? पहली अनुसूची राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? तो पहली अनुसूची यहाँ पर सही उत्तर होगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, चुनाव आयोग, अधिनियम, प्रस्तावना। बताना है कि निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई है? तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्या होगा? तो निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका की मन्नार की खाड़ी से पृथक करता है? सुंडा जलडमरू मध्य, वांस जलडमरू मध्य, पाक जलडमरू मध्य या फिर इनमें से कोई नहीं। बताना है कि इनमें से कौन सा जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका की मन्नार की खाड़ी से पृथक करता है? तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है, इसका सही उत्तर होगा पाक जलडमरू मध्य। क्या होगा? तो इनमें से कौन सा जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका की मन्नार की खाड़ी से पृथक करता है? पाक जलडमरू मध्य यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के दक्कन क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर भूरी मिट्टी। तो भारत के दक्कन क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा काली मिट्टी। भारत के दक्कन क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी है। भारत के दक्कन क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी जो हो जाएगी तो काली मिट्टी होगी। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश या फिर राजस्थान। तो बताना है कि भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? तो अगला जो इसका उत्तर होगा क्या? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्या होगा? तो भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? तो आंध्र प्रदेश करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का सबसे विरल वसाव पाया जाता है? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर मणिपुर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश होगा। क्या जो जनसंख्या घनत्व है सबसे कम कहाँ का है? तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का सबसे विरल बसाव पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश। अगला है, तक्षशिला का प्राचीन शहर किन दो नदियों के बीच स्थित है? बताना है कि तक्षशिला का प्राचीन शहर किन नदियों के बीच स्थित है? रावी और व्यास, चिनाब और रावी, सिंधु और झेलम, झेलम और रावी। तो यहाँ पर बताना है तक्षशिला का प्राचीन शहर किन नदियों के बीच स्थित है? तो 21 का जो राइट आंसर होगा सिंधु और झेलम। क्या होगा? तो तक्षशिला का प्राचीन शहर किन नदियों के बीच स्थित है? तो सिंधु और झेलम। 22 है, सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्यु दंड दिया था? अकबर ने, शाहजहां, औरंगजेब या फिर बाबर। तो सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्यु दंड दिया था? बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा औरंगजेब। क्या होगा? तो सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्यु दंड दिया था? तो औरंगजेब ने दिया था। किसने? तो सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्यु दंड दिया था? औरंगजेब ने दिया था। 23 है,
सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थीं? तंग और मौली, फिसलन वाली, सीधी और चौड़ी? इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो शहरों की गलियां थी ये कैसी थी? तो सीधी और चौड़ी थी। कैसी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों की गलियां कैसी थी? तो सीधी और चौड़ी थी। 24 है। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? मौर्य वंश, शाक्य वंश, आर्य वंश या फिर कुरु वंश? तो महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? राइट आंसर होगा शाक्य वंश। क्या हो जाएगा? तो महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से संबंधित थे। महात्मा बुद्ध किससे संबंधित थे? तो शाक्य वंश से थे। अगला है तख्त ए अकबरी नामक मंच जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया किस राज्य में स्थित है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर महाराष्ट्र? तो तख्त ए अकबरी नामक मंच जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था किस राज्य में स्थित है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर महाराष्ट्र? तो सही उत्तर होगा क्या? तो पंजाब हो जाएगा। तख्त ए अकबरी नामक मंच जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था किस राज्य में स्थित है? तो पंजाब में। कहां पर? तो सही उत्तर होगा पंजाब में स्थित है। 26 है। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहां की गई थी? बताना है आपको कि गदर पार्टी की स्थापना कब और कहां हुई थी। 1913 अमेरिका में, 1917 इंग्लैंड में, 1917 अमेरिका में या फिर 1993 इंग्लैंड में? याद रखना है गदर पार्टी की स्थापना की गई थी 1913 सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। किसके द्वारा? तो लाला हरदयाल के द्वारा। किसके द्वारा? तो लाला हरदयाल के द्वारा। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है? अटाकामा मरुस्थल, थार मरुस्थल, सहारा मरुस्थल या फिर गोबी मरुस्थल? तो बताना है निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है? तो सही उत्तर इसका क्या होगा? निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है? तो 27 का जो राइट आंसर होगा क्या? तो सहारा मरुस्थल होगा। क्या हो जाएगा? तो निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है? तो सहारा मरुस्थल हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा असम में स्थित नहीं है? हिमिस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान या फिर इनमें से कोई नहीं? तो निम्न में से कौन सा असम में स्थित नहीं है? हिमिस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान या फिर इनमें से कोई नहीं? तो असम में हिमिस नहीं। हिमिस कहां पर है? तो लद्दाख में है। कहां पर है? तो हिमिस जो राष्ट्रीय उद्यान है ये लद्दाख में है। अगला है भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट मौजूद हैं? बताना है कि भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट मौजूद हैं। 4, 5, 6 या फिर 7? तो सही उत्तर होगा 4 है। कितने? तो भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट मौजूद हैं? तो 4। क्वेश्चन नंबर 30 है दक्कन के पत्थर के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या फिर भूरी मिट्टी? तो बताना है कि दक्कन के पत्थर के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है। कैसी? तो काली मिट्टी। दक्कन के पत्थर के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी। दोस्तों 30 प्रश्न थे। तो आप लोग कमेंट करके अपना स्कोर बताइए कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।